आज देखिए हम लोग एक नया पेपर करेंगे अनसॉल्व्ड का। ये आप लोग देख रहे हो अनसॉल्व्ड पेपर्स हैं विज्ञान के कक्षा 10 के। उसका हम लोग आज एक नया पेपर करने वाले हैं। हम लोग अभी पीछे कर चुके थे एक पेपर जो 2022 में आया हुआ था, पहला सेट था। इसमें से आज हम लोग जो है ये दूसरा सेट करने वाले हैं। और ये दूसरे सेट में देखिए आपको यहाँ पर एक खंड क दिख रहा होगा। ये पेपर आप लोग को पता है, बता चुके थे पीछे कि जो है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ऐसे ही 3 खंडों में बचा होता है, क, ख और ग। क वाले भाग में जो है भौतिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, और ख में रसायन विज्ञान, और ग में जो है जीव विज्ञान के प्रश्न होते हैं। और ये सभी प्रश्न जो होते हैं आपको अनिवार्य जो है करने होते हैं। तो इसमें से हम लोग ये सेट नंबर देखिए, यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, ये सेट नंबर 2 2022 824 बी के ये सेट नंबर है। इसको आज हम लोग करने वाले हैं। उसका जो है ये जो क भाग है, क खंड क, उसको हम लोग देखेंगे। खंड क में यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, क, ख और ग। इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसका। तो इसमें पहले प्रश्न का जो पहला क वाला भाग है, इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने करा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम लोग जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण हो और उसके सामने अगर हम लोग कोई भी वस्तु रख दें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का अनंत पर बनेगा। जब भी हम लोग फोकस पे जो है वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनने लगता है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस बोला है, तो इसका मतलब हम लोग फोकस पे ही रख रहे हैं वस्तु को, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। दूसरा देखिए प्रश्न है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। श्वेत प्रकाश के किरण के विचलन, तो अब इसमें से करा कि कौन से रंग के जो है विचलन अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें बैगनी रंग जो होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। हरे रंग का कम होता है, पीला भी कम होता है, लाल तो सबसे कम होता है। तो लाल आंसर नहीं होगा, पीला भी नहीं और हरा भी नहीं होगा, इसका बैगनी जो होगा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें देखिए पूछा गया कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित, तो विद्युत जनित का मतलब होता है जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो विद्युत जनित वही होता है। तो वो क्या करता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट होगा वो सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये तो विद्युत मोटर बदलता है, ये तो न गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है दूसरा वाला। और घ इसमें कह रहा है कि 220 वोल्ट और 110 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो इसमें बोला है कि इसका जो है प्रतिरोध कितना होगा? P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से हम लोग अगर R निकालें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटा P। तो R आ जाएगा। V की वैल्यू हमको दिया गया है इसमें जो है प्रश्न में दिया गया था अभी कि 220 वोल्ट का स्क्वायर है ये बटा P हमको दिया है 100। तो ये हो जाएगा 220 उड़ते 220 बटा 100। यहाँ 0 ये 0 कट जाएगा। 22 में 22 का गुणा करें तो कितना हो जाता? 484। तो ये इतना ओम हो जाएगा 484। तो देखिए इसमें एक आंसर दिया गया है 484। तो ये देखिए आंसर है, इसमें है ये जो प्रश्न था कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तत्व का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 484। इसको हम लोग इस तरह से जो है निकाल सकते हैं, P बराबर V स्क्वायर बटा R से। तो यहाँ से R की वैल्यू ये आ गई 484। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो बहुविकल्पी पहले का प्रश्न था वो हमने कर लिया है चारों, क ख ग घ। और उसके बाद से अब यहाँ पे ये जो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 ये जो हैं ये अति लघु 2 नंबर के हैं। और उसके बाद ये प्रश्न नंबर 3 जो है ये जो है लघु उत्तरी प्रश्न है 4 नंबर के। और इसमें हमको क ख 2 भाग करना है, और प्रश्न नंबर 2 में हमको 3 भाग करने हैं 2 नंबर के। और उसके बाद एक हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे जो इधर देखिए और दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और इसका सिद्धांत और कार्यविधि पूछा गया है। ये 7 नंबर का दीर्घोत्तरी प्रश्न है। तो इसको हम लोग जो है कॉपी में देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है
तो देखिए जो इसमें पहला जो प्रश्न नंबर 2 है उसका जो क पार्ट है उसमें पूछा गया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग पूछे गए हैं। तो अवतल दर्पण के जो 2 उपयोग होते हैं वो पहला तो उपयोग होता है कि वाहन जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो सामने हेडलाइट लगी होती है तो उसमें जो दर्पण लगा होता है उसको वो जो है अवतल दर्पण ही होता है। तो ये वाहनों के हेडलाइटों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग जो होता है, कभी कभी आप लोग जो है दांत दिखाने के लिए दंत चिकित्सक के पास में जाते हैं, डेंटिस्ट के पास में, तो उनके पास में एक उपकरण होता है जिसमें एक दर्पण लगा होता है। उसको मुंह में डाल करके वो लोग जो है दांत के स्थिति को देख सकते हैं वहाँ पर कि जहाँ पर की प्रॉब्लम है। तो उसमें भी जो उपयोग किया जाता है दर्पण, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण। तो ये हो गया दंत चिकित्सक जो है दांतों को देखने के लिए उपकरणों में इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये 2 उपयोग हमारे हो गए। क वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया। अभी इसमें देखिए ख वाला पार्ट है, ख पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दीर्घ दृष्टि दोष पूछा गया है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूरदृष्टि। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष जो को हम लोग दूरदृष्टिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरदृष्टिता। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो कोई भी व्यक्ति होगा वो दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है। तो जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें क्या होगा, वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं का सुस्पष्ट नहीं देख पाता। लेकिन वो जो निकट रखी हुई वस्तु होगी उसको सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इस दोष का जो है उपयुक्त क्षमता का अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस। तो इस दोष के निवारण में हम लोग उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का जो है उपयोग करके हम लोग जो समस्या है उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हम लोग इसके निवारण में क्या करते हैं, उत्तल जो है लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो कि हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया है। तो इसमें करा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में दर्शाइए। तो कह रहा है उत्तल लेंस जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को बताए, बोला जा रहा है कि किरण आरेख के द्वारा बताइए। तो उत्तल लेंस बोला था, हम लोग एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, एक उत्तल लेंस। अब हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो 3 प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। कैसे, वो वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर ये हमने कहा कि ये उत्तल लेंस है और उसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है। और यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि इसकी जो प्रथम फोकस है वो F1 है और इसकी जो गुनी दूरी है वो 2F1 है और यहाँ पर ये द्वितीय फोकस है F2 है और इसकी जो 2 गुनी दूरी पर कितना है, 2F2 है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोग वस्तु को F1 और O के बीच में अगर रखें तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और साथ ही साथ वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण को ले जाएंगे और देखिए ये वाली जो होती है समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये क्या होगा, इसके मुख्य फोकस F2 से जाएगी और एक किरण को और ले जाएंगे जो इसके जो है वक्रता, जो इसके फोकस, जो इसके प्रकाशीय केंद्र से जाए। तो ये प्रकाशीय केंद्र से। अब देखिए दोनों किरणें जो हैं आगे कहीं पर नहीं मिल सकती हैं, क्यों, क्योंकि ये दूर हट रही हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। तो अगर इन किरणों को हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये पीछे जो है ये दोनों मिल सकती हैं और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर अभी ये वास्तविक रूप में किरणें नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए इनका जो है क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हमने कहा कि वस्तु AB है तो इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा A', B'। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, तो ये उसी ओर बन रहा है जिधर की तरफ वस्तु है। दूसरा ये सीधा बन रहा है, जैसी वस्तु रखी वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु से क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये आभासी है, आभासी है और कैसा है, सीधा है, सीधा है और कैसा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये बन सकती है। तो कब होता है, जब हम लोग वस्तु को F1 और O के बीच में, प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। तो ये कब बनता है, जब
वस्तु को F1 व O के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये जो दूसरा प्रश्न था वो तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं जो तीसरे का है, तीसरे का क पार्ट। और देखिए तीसरे के क पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनमें जो है 3 प्रतिरोध हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो कह रहा है 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम को जोड़ा जाता है। करा इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है और इस संयोजन को क्या किया गया है, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। तो इसको हमने क्या किया, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो करा बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो अब इसको करा जब हम लोग इसको जोड़ देते हैं बैटरी से तो इसमें धारा बहेगी। तो हमने कहा कि आई धारा गई। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आई धारा जाएगी तो आई धारा ये तीनों में क्या होती है, अलग अलग बढ़ जाती है। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर ये जो धारा निकल के जा रही है बैटरी से वो कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसकी गणना कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, परिपथ का तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होगा R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर हो जाएगा। तो समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है। तो वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 के बराबर। तो यहाँ से ये जो है इसको हम लोग फिर से आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर जो लिखे थे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो इनमें 2, 3 और 4 का जब हम लोग लसा लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 और इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा 6 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 6 प्लस 3 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 4 प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। तो इसको हम लोग जोड़ दें तो ये आ जाएगा 6, 4, 10 और 3, 13। तो ये 13 बटा कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से इसको हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। इसको पलट दें तो पलटने पर हमको आ जाएगा 12/13 ओम। तो ये आ गया R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, परिपथ से में जो धारा बह रही है बैटरी से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ओम का नियम लगा देंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि धारा I किसके बराबर होता है, तो V/R इक्विवेलेंट के बराबर। तो V हमको दिया गया है 24 वोल्ट और हमको ये मिल गया 12/13। तो ये देखिए इसको कर, ये बटा बटा होने से 13 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 24 गुणित 13/12 और इसको 12 से काट दें, 12 एकम 12 और ये 12 दूना 24। तो यहाँ से ये आ जाएगा कट कर, ये 13 दूना 26 एम्पियर। इसका मतलब धारा जो बह रही है वो कितनी है, तो आई जो है वो 26 एम्पियर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न है जो ख पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ख पार्ट में क्या करा है, करा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोग पहले प्रकाश का परावर्तन का नियम लिख लेते। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर में लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश
किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इससे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर ये अपारदर्शी माध्यम है, कोई भी सतह हो सकता है, अगर इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, इस तरह से ये आपतित किरण है और ये टकराने के बाद इस तरह से चली जाएगी, तो ये कौन सी परावर्तित करती है, ये वाली जो है वो आपतित किरण है और ये वाली जो है परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो आपतन बिंदु है, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर आपतित हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग एक काल्पनिक अभिलंब खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा अभिलंब। यहाँ से अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो I होगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा वो R होगा। तो इसको हम लोग आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो नियम जो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम, तो पहला इसमें हम लोग नियम लिख लेंगे, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। और दूसरा जो है दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें अगला जो भाग है उसको देखते हैं। इसमें देखिए आगे कह रहा है कि ये तो परावर्तन के नियम लिखने तो हमने लिख लिया। फिर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो एक अवतल दर्पण है, तो हम लोग एक अवतल दर्पण को बनाते हैं और फिर उसके बारे में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो ये अवतल दर्पण है और ये इसका थ्रू, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब यहाँ से कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है सबके सब क्या होते हैं, वास्तविक। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब इसको हम लोग जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका जो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग अगर प्रतिबिंब बनाएंगे किरण आरेख, तो इस तरह से एक किरण जाएगी और ये इससे जाएगी और एक किरण को और ले जाएंगे जो इसके वक्रता केंद्र से जाएगी
तो ये दोनों किरणें जो होंगी आगे नहीं मिलेंगी, तो इनका जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बढ़ाने पर बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब जो होगा वो पीछे बढ़ाने पर बनेगा। तो इन किरणों को अगर हम लोग पीछे बढ़ाएं, परावर्तित किरणों को, तो इनका प्रतिबिंब जो है पीछे कहीं पर दर्पण के पीछे जो है बनता हुआ हमको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने कहा कि वस्तु अगर ए और बी है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो इसका मतलब हमको वस्तु की दूरी दी गई इसमें u, तो u कितना होगा, तो -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब देखिए ध्रुव से आगे है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, +20 सेंटीमीटर। और हमको इसमें फोकस दूरी निकालनी है, या क्या करना है, ज्ञात करना। तो दर्पण सूत्र हम लोग लगा लें, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/20 + 1/-10 = 1/f। तो इसको हम लोग भाग दे देते, माइनस हो जाएगा। तो ये 1/20 माइनस और 1/10, इन दोनों का जो लॉस लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, और 20 को भाग देंगे 1 और 1 का 1 गुणा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस माइनस को माइनस हो गया तो भाग 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये -1/। तो यहाँ से 1/f जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो -1/20 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से f निकालेंगे कितना होगा, तो ये -20 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी है, -20। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसकी, कैपिटल R बराबर किसके बराबर होगा, तो 2f के बराबर। तो 2 × जो है 20, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का कंप्लीट होगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, चौथा जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित जो है आरेख बनाइए और इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये विद्युत मोटर का एक नामांकित चित्र है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें ये दो जो है स्टेशनरी, ये स्थिर जो होते हैं चुंबक होते हैं, प्रबल चुंबक होते हैं, तो N और S। इसमें क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर, मतलब N से S की ओर, N से S की ओर इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो ये प्रबल जो है चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर बन गई हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कुंडली रख देते हैं जिसका नाम है ABCD। और इस कुंडली को जो है धारा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक यहाँ पर ये ब्रूस लगाते हैं और इसके ऊपर जो होता है ये विभक्त वलय होता है। विभक्त वलय जो इस पर स्लिप होता है, ये जो धुरी है, ये धुरी होती है, धुरी लोहे की, इसके ऊपर जो है ये जो है पीतल के विभक्त वलय लगे होते हैं, ये जो इस पर स्लिप करते हैं। और उसके ऊपर ये जो है ब्रूस लगे होते हैं, तो X और Y, इस ये इधर और इधर ये दोनों, ये क्या करते हैं, ये जो बैटरी से परिपथ आया हुआ है, ये परिपथ से यहाँ से बैटरी से जो ये परिपथ आया हुआ है, इसको क्या करते हैं, ब्रूस से कनेक्ट करते हैं। तो इनका काम ये होता है, तो ये ब्रूस के माध्यम से ये परिपथ से भी जुड़ा होता है और साथ ही साथ यहाँ से ये जो है कुंडली में भी धारा इसमें प्रवाहित होती है। तो ये पूरा इसका काम होता है। तो यहाँ पर ये जो वलय होता है इस पर स्लिप होता है, घूमता रहता है इसके साथ, धुरी के साथ में, और साथ ही साथ इस ब्रूस इस पर दोनों पर स्लिप होता है। X Y ये जो है हमारी ब्रूस हैं और ये विभक्त वलय हो गए और ये धुरी होता है। और इसमें एक कुंडली रखी होती है, आयताकार कुंडली ABCD। तो जब भी हम लोग इसमें परिपथ में इस बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस परिपथ में धारा जाएगी। अब धारा जाएगी तो धारा इस वाली AB वाले में ऊपर की ओर जाती है और इसमें जो CD होगा उसमें नीचे की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है और वो किसी चुंबक में अगर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो इस पर क्या होगा, बल लगेगा। तो इस वाली जो है सिरे पर ऊपर की ओर बल लगेगा और ये वाली जो CD भुजा होती है इस पर नीचे की ओर क्या होता है, बल कार्य करता है। तो उसके वजह से इस कुंडली, ये क्या करेगा, कुंडली को ऊपर ये खींचने की कोशिश करे और ये कुंडली को नीचे। तो इस तरह से ये कुंडली क्या होगी, घूमने की कोशिश करेगी। ये कुंडली क्या होगी, इस तरह से घूमेगी घड़ी की दिशा में। तो ये पूरा इसका क्या होता है, जो है पूरा डायग्राम है। अब इसका हम लोग जो है सिद्धांत और कार्यविधि को देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विद्युत मोटर क्या होते हैं, उसके बाद इसका सिद्धांत और इसकी कार्यविधि देख लें। तो देखिए विद्युत मोटर क्या होता है। तो विद्युत मोटर जो है एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, ये क्या है, घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जिसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक। तो ये एक विद्युत मोटर होती है जो घूमती है और ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो ये क्या है, विद्युत मोटर। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग कूलर में करते हैं, पंखे में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, हर जगह पे जहाँ पर वो जो विद्युत से चल रहा होगा। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सिद्धांत ये है कि विद्युत मोटर जो है बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बलयुग्म का आघूर्ण, तो हमने पीछे देखा था कि जो आयताकार कुंडली थी उस पर क्या होता है, दो बल बराबर और विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, कुंडली को जो है दायावर्त घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत धारा लूप में धारा प्रवाहित की जाती है तो लूप पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो जब भी धारा लूप जो ABCD हमने देखा था पीछे कि उस लूप में जब ABCD में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल ऊपर की तरफ और इस पर नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, उसके कारण लूप क्या करता, घूमने का प्रयत्न कर रहा था। बलयुग्म पर कार्य करने लगता है, एक जो है बलयुग्म कार्य करना है जो लूप को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो ये इसका क्या है, सिद्धांत है। तो ये बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसके हम लोग कार्यविधि देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें कार्यविधि में लिखा गया है कि जब विद्युत मोटर की आयताकार कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली की भुजाओं AB और CD में धारा जो है विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो AB और CD में क्या हो, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जिसके कारण इन पर लगने वाला जो बल होगा वो बराबर और विपरीत दिशा में होता है, जो कुंडली को जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाती है। और जब कुंडली घूमती है तो इससे संबद्ध जो धुरी होती है वो भी क्या होती है, घूमने लगती है। और जब धुरी